हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखे हुए होंगे। तो चलिए आज आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा जोर दिलाने के लिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अपनी कक्षा 5 का जो भाग फर्स्ट जो अपने पर्यावरण अध्ययन की बुक चल रही है 2019-20 का संस्करण नया जो आ रखा है अभी स्कूलों में, उसका पाठ 7 वृक्षों की महिमा। चलिए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी कुछ निकल कर आया है, अच्छे आउटकम्स इसमें से निकले हैं। तो आप भी देखिए कि कौन कौन से इसमें आउटकम निकले हैं। तो देखिए, माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा, वह पूजा की तैयारियां कर रही थी। यह देखकर गौरी ने पूछा, माँ आज कोई विशेष पूजा है क्या। माँ ने बताया कि आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। इसी तरह अनेक प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन चुका है। अगर आप लोगों ने गौर नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, पहला है यहाँ पर कि वट सावित्री का व्रत। वट सावित्री का व्रत, इस पे कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, इस पे बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है। वट सावित्री के व्रत पर बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है। क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होते हैं, ऐसे ही लाइनों से निकाले जाते हैं। ऐसे देखिए, लापरवाही से मत पढ़िए, मैं कह रही हूँ एक एक लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है। आरबीएससी का नया सिलेबस है, यहीं से अपना पेपर बनने वाला है 19-20 से ही, तो आपको एक एक लाइन पर गौर देना होगा। तो देखिए, पहला अपना क्वेश्चन बन चुका है कि वट सावित्री का व्रत पर कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, तो ये बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी तरह अनेक प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है। जैसे आंवला नवमी पर आंवले की पूजा की जाती है, दशा माता के व्रत में पीपल की पूजा की जाती है। तो 3 क्वेश्चन अपने यहाँ पर बन गए कि दशा माता के व्रत पर कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, पीपल की जाती है। आंवला नवमी पर जैसे इसके नाम में ही लिखा हुआ है, तो आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, और वट सावित्री पर अपने बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसे ही और भी कई सारे फंक्शन होते हैं जिन पर अलग अलग वृक्षों की पूजा की जाती है। जैसे दशहरे पर अपने खेजड़ी की पूजा की जाती है, ऐसे ही हरतालिका तीज पर अपने नीम वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ऐसे लापरवाही से मत पढ़िए, पूरा गौर कीजिए एक एक लाइन पर। तो देखिए आगे है अपना कि वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश और प्रयास करते रहें। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है, तो हमें न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। पूजा की तैयारी करते करते वो दोनों बात कर रही थी। अब देखिए, मतलब आपको बातों में ही तो बच्चों के लिए समझाया गया है, तो आपको इसमें से लाइनों को निकालना है कि उनमें बनने वाले क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, जंगल के वृक्ष नष्ट होने पर जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। माँ गौरी कहती है अपनी माँ को कि माँ मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था, उनके बारे में विस्तार से बताओ ना। अब माँ क्या कहती है उसको सुनो, यहाँ से लाइनें अपनी निकलेंगी, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो माँ कहती है कि बहुत पहले जोधपुर के राजा, कहाँ के, जोधपुर के राजा को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। अतः राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। कौन से वृक्षों को काटने का आदेश दिया, खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। कहाँ के राजा ने, जोधपुर के राजा ने दिया। इस पर वहां पर रहने वाले विश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया। कौन से समाज ने विरोध किया था, विश्नोई समाज जो वहां पर रहता था जोधपुर में। तो जोधपुर में कौन सा समाज रहता है, विश्नोई समाज रहता है, उसने विरोध किया। राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने गए। राजा के आदेश पर कौन से गांव में गए थे सैनिक वृक्ष काटने, तो वो खेजड़ली गांव में गए थे, क्योंकि इस गांव में खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसीलिए उस गांव का नाम खेजड़ली गांव ही पड़ा था। जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू किया, अमृता देवी विश्नोई पेड़ों से चिपक गई। कहा, मुझे काटकर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। कौन चिपक गई थी, अमृता देवी विश्नोई चिपक गई थी जब सैनिक वृक्ष को काटने लगे थे। आगे देखिए कि गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। राजा के सैनिकों ने अमृता देवी व गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। कितने क्रूर सैनिक थे देखिए, उन्होंने क्या किया, अमृता देवी और गांव वाले जो लोग चिपके हुए थे पेड़ों के बाहर, उन सबको क्या हुआ, वृक्षों के साथ ही काट डाला। इसमें 363 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 363 लोगों के साथ अमृता देवी विश्नोई ने भी बलिदान दिया था। कितने लोग मर गए थे इस घटना में, इसमें 363 लोग मर गए थे। अमृता देवी और उसका पूरा परिवार भी इसमें मर गया था। देखिए, इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से प्रेरणा लेकर ही चिपको आंदोलन चलाया गया। इस घटना के बाद ही, इससे प्रेरणा लेने के बाद ही चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो पहली घटना कौन सी थी, जो वृक्षों के लिए अपने बलिदान त्यागने की पहली घटना कौन सी थी, वो थी अपने अमृता देवी विश्नोई की, जो अपने खेजड़ी गांव में हुई थी खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। तो पहली घटना कौन सी हुई थी, खेजड़ी गांव में हुई थी। अमृता देवी विश्नोई 363 लोगों के साथ में वृक्षों को बचाने के लिए ही बलिदान दे दिया था इन्होंने अपना। पहली घटना यही थी, काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन इसमें से निकल गए, आपने गौर नहीं किए होंगे। सर्वप्रथम जो वृक्षों को बचाने के लिए चलाया गया आंदोलन कौन सा था, जिसको अपन चिपको आंदोलन कहते हैं, राजस्थान का चिपको आंदोलन कहते
हैं तो वो कौन सा था, वो अमृता देवी द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा कितने लोगों की इसमें जान गई थी, इसमें 363 लोगों की गई थी। कहाँ की घटना थी, तो ये जोधपुर की घटना थी, जोधपुर के खेजड़ली गाँव की घटना थी। आगे देखिए कि पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान भी दी। क्यों? पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि पेड़ पौधे हमें फल फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां व ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा अपने चिपको आंदोलन का एक यहाँ पर पिक दिखाई हुई है कि लोग पेड़ों को बचाने के लिए उसके बाहर से ऐसे हाथ से हाथ मिला के खड़े हो गए थे। ओके, आगे देखिए, सोचिए और बताइए कि आपके आसपास कौन से पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा की जाती है। बच्चों के काम के अपने नहीं है। अपने यहाँ से फिर से आता है कि भंवर और योगीराज मेला देखकर अगले दिन कक्षा कक्ष में मेले के बारे में चर्चा करते हैं। भंवर है वो कहता है कि हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में बहुत आनंद आया। मुझे तो मेले प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह व ओरण देखने को मिला। क्वेश्चन आ गया, देखिए यहाँ पर एक तो चारागाह क्या होता है और एक ओरण क्या होता है। चारागाह, योगीराज कहता है ये चारागाह व ओरण किसे कहते हैं। भंवर, मैंने बहुत से पेड़, झाड़ियां और बिना जुताई के जमीन देखी है। पेड़ झाड़ियों को देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती। कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती, तो कुल्हाड़ी से कटाई कहाँ नहीं होती? ओरण में नहीं होती, चारागाह में नहीं होती। किससे कटाई नहीं होती? कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती। ओके, योगीराज, तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है? तो भंवर, मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। अधिक जानकारी हम गुरुजी से पूछते हैं। गुरुजी, चारागाह और ओरण के बारे में जानकारी दीजिए। तो गुरुजी होते हैं वो क्या जानकारी देते हैं कि देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने के लिए जन चेतना वर्षों पुरानी है। गांव के आसपास भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं। यह ओरण भूमि कहलाती है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओरण भूमि किसे कहते हैं। एक बार क्वेश्चन में पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में कि ओरण भूमि है, नीचे ऑप्शन दिए गए थे। तो ओरण भूमि किसको कहते हैं? लोक देवी देवता या संत और महापुरुषों के नाम पर जो भूमि संरक्षित छोड़ी जाती है ना, उसको कहते हैं अपन ओरण। यहाँ पर कभी भी कुल्हाड़ी से पेड़ों को नहीं काटा जाता है। तो आप समझ गए कि ओरण भूमि क्या है। वो लोक देवी देवता, संत, महापुरुषों के नाम से जो संरक्षित जो भूमि रखी जाती है उसको कहते हैं ओरण। आगे देखिए, गुरुजी, इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते हैं। तो टीचर क्या कहते हैं कि हाँ, गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। गोचर, चारागाह व ओरण भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। ये पर्यावरण को बचाने के लिए वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो चारागाह हुआ, गोचर हुआ और जो ओरण हुआ, ऐसी भूमियों को संरक्षण देने के लिए वो क्या करते हैं, वहाँ पर कुल्हाड़ी वगैरह से कभी भी कटाई नहीं करते हैं। सिर्फ वो अपने चुन कर लाते हैं। वहाँ पर जो पेड़ वगैरह सूख जाते हैं या लकड़ियाँ जो गिरी होती हैं उनको ही चुन कर ला सकते हैं, पशुओं को चरा सकते हैं, लेकिन कुल्हाड़ी से वहाँ पर कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, गुरुजी, गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं। तो शिक्षक कहते हैं हाँ योगीराज, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। गोचर, ओरण व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि को संरक्षण किया गया है। अपनी सरकार जो होती है वो इन भूमियों के लिए क्या करती है, कानून बनाती है। और इसका ख्याल कौन रखते हैं कि कानून की पालना हो? वहाँ के स्थानीय लोग जो होते हैं वो इसका ख्याल रखते हैं। आगे है, योगीराज कहता है गुरुजी, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदर भाव व सरकार द्वारा बनाए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरण, गोचर व चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रथा व परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। तो उसने क्या बताया है कि गुरुजी को कह रहा है योगीराज जो है कि इन सब चीज़ों से क्या हुआ है, अपनी जो स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों में पर्यावरण के प्रति मतलब जन चेतना जागृत हुई है। उससे क्या है कि वहाँ की विभिन्न प्रथाएं और जो परंपरा है वो संरक्षित हैं इन सब चीज़ों से, ये बताया गया है। आगे देखिए, आगे क्या है कि इसमें सोचिए और बताइए, आपके काम का नहीं है चारागाह, इसमें क्या प्रयास किए हैं लोगों ने, ये सब आपके काम का नहीं है। अपने जन्मदिन पर संकल्प लेने को कहा है कि आप वृक्ष लगाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे, ये आपके बच्चों की एक्टिविटी है। आगे है, चर्चा करने के लिए कहा है जंगल किसे कहते हैं, वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा, बच्चों के सोचने के लिए दिया गया है। आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है, ये वाला जो पैरा है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कुछ अभ्यारण्य और उद्यानों के बारे में दिया गया है, कौन सा उद्यान अभ्यारण्य कहाँ पर है ये आपको बताया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला है अपना रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, ये है अपने सवाई माधोपुर में। सेकंड है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार भी इसको कहते हैं, ये कहाँ है, ये भरतपुर में है। फिर है राष्ट्रीय मरु उद्यान, कहाँ है, जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में पड़ जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान।
फिर अगला है राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये अलवर में है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका नाम दिया हुआ है, नाम ही पूछेंगे आपसे आपके लेवल पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो इनको ध्यान रखिएगा क्या क्या बता रखा है इन बुक्स में। आगे देखिए खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? देखिए गोरी कहती है कि वनों में रहने वाले जानवरों को खाना कौन खिलाता होगा? गोरी ऐसा सोचती है। तो माँ ने उसको क्या बताया कि माँ ने बताया कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एवं मांसाहारी जानवर जो होते हैं वो छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखा रखा है पौधे, पौधे को किसने खाया? खरगोश ने खाया। खरगोश को किसने खाया? लोमड़ी ने खाया। लोमड़ी को किसने खाया? शेर ने खाया। तो ये अपने एक खाद्य श्रृंखला चलती है ऐसे ही, इस प्रकार से वो अपना पेट भरते हैं। शाकाहारी तो पेड़ पौधे खा लेते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो इन जो छोटे वाले जानवर होते हैं उनको खा लेते हैं। आगे देखिए आपको यहाँ पर एक दी गई है टेबल, इसमें आपको लिखना है कि पौधे को कौन खाता है, उन जानवरों के नाम लिखिए। हिरण क्या खाता है? मुर्गी, बीज और चूहा, बीज नहीं यहाँ पर बाज होगा, तो मुर्गी, बाज और चूहा क्या खाते हैं, मतलब उनको आपके खाने वाली चीज़ें बतानी है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, क्या खाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और श्रृंखला दी गई है खाद्य श्रृंखला। पेड़ पौधे को कौन खा रहा है? ये टिड्डी खा रही है। टिड्डी को कौन खा रहा है? मेंढक खा रहा है। मेंढक को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। सांप को कौन खा रहा है? अपने बाज या चील जो होती है वो खा रही है। तो ये अपने पेड़ पौधे जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर उनकी खाद्य श्रृंखला बनती है। आगे देखिए ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। इसमें अपन ने यहाँ पर एक पैरे में बताया गया तोता क्या खाता है, गाय क्या खाती है, गिलहरी क्या खाती है। वो बच्चों की एक्टिविटी है, आपके काम की नहीं है। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए। पेड़ों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र विशेष में इनकी पूजा का महत्व है। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया, जिसकी प्रेरणा से चिपको आंदोलन चलाया गया। जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इस प्रकार खाद्य श्रृंखला बनी रहती है। तो देखिए ये अपने यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। अपने ये वाला चैप्टर भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो अगला अपना चैप्टर आता है पार्ट 8, जिसमें है जीव जंतुओं की निराली दुनिया। फ्रेंड्स ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको भी अपन इसी वीडियो में देखेंगे। इसमें क्या क्या है तो देखिए, इसमें है हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इन जीव जंतुओं की अपनी अपनी विशेषता होती है। ये अपना भोजन अलग अलग तरीकों से ग्रहण करते हैं, वो अपनी सुरक्षा करते हैं। ये जीव जंतु अलग अलग तरीकों से पता लगाते हैं कि भोजन कहाँ है और फिर अपने भोजन तक पहुँच जाते हैं। तो एक दिन गुड़िया, मुनिया और राजू अंधेरे में लुका छिपी खेल रहे थे। उनके एक साथी का 2 रुपए का सिक्का गिर गया। उसे सभी मिलकर ढूंढने लगे, लेकिन अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक चमगादड़ को तेजी से उड़ते देखकर राजू बोला, देखो चमगादड़ तो आराम से अंधेरे में उड़ रहा है और हम अपने सिक्के को अंधेरे में नहीं देख पा रहे हैं। मुनिया ने बताया कि मैंने कल पुस्तकालय में किताब में पढ़ा था कि चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च तारत्व वाली आवाज निकालता है, जो सामने किसी वस्तु से टकरा कर वापस आती है। इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है। क्वेश्चन यहाँ से बन गया फ्रेंड्स, आपने गौर किया होगा तो, कि चमगादड़ है वो रात में कैसे देख सकता है, वो रात में कैसे उड़ सकता है। तो इसमें यहाँ पर बताया कि चमगादड़ उच्च तारत्व वाली आवाज निकालता है। क्या निकालता है? उच्च तारत्व की आवाज निकालता है, जो टकरा कर प्रतिध्वनि के रूप में उसको सुनाई देती है, जिससे वो अंधेरे में आसानी से उड़ सकता है। अगर कोई चीज़ सामने होती है तो वो टकरा कर उसकी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, तो वो समझ जाता है कि कितनी दूरी पर कोई चीज़ है और उससे वो अपने रात में आसानी से उड़ सकता है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो गया कि उच्च तारत्व की ध्वनि कौन निकालता है? चमगादड़ निकालता है। या रात में चमगादड़ किस प्रकार से उड़ सकते हैं? तो नीचे दे देंगे कि उस तारत्व की ध्वनि के कारण वो प्रतिध्वनि सुनते हैं, उससे उड़ते हैं। आपको वो सही टिक करना होगा। एक क्वेश्चन आपका बन चुका है अभी तक। आगे देखते हैं अब कि एक दिन मुनिया अपने भाई राजू के साथ पड़ोस में जा रही थी। मुनिया का पैर चलते चलते एक पत्थर से टकरा गया। उसे चोट लगी, वह घबरा गई, फिर भी अपने भाई के साथ साथ चलती रही। तभी पड़ोसी के दरवाजे पर एक कुत्ता चैन से बंधा हुआ था। वह उसे देखकर भौंकने लगा। राजू ने बताया कि कुत्ते अनजान व्यक्तियों को देखकर भौंकते हैं और अंदर नहीं आने देते। उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। अब यहाँ से सेकंड क्वेश्चन बन गया कि सूंघने की शक्ति किसमें सर्वाधिक होती है या तेज होती है? ऑप्शन नीचे दे देंगे, तो आपको उसमें से बताना है कि कुत्ता जो होता है उसकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है। इसके अलावा कुत्ते की सुनने की जो क्षमता होती है ना, वो भी काफ़ी हाई होती है। 20,000 से ऊंची फ्रिक्वेंसी की जो ध्वनि होती है उसको इंसान तो नहीं सुन पाता, लेकिन कुत्ते, चमगादड़, जो ब्लू व्हेल हैं, ये ऐसे कुछ प्राणी हैं जो 20,000 से ऊंची फ्रिक्वेंसी की भी ध्वनि को आराम से सुन पाते हैं। तो उनकी जो कुत्ते होते हैं उनकी सूंघने की और सुनने की दोनों शक्तियाँ बहुत हाई होती हैं। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से अब तक पुटअप हो चुके हैं। आगे देखिए, ये बच्चों की चीज़ें हैं, आपके नहीं है काम की।
इसमें एक आपको करके बताना है, आपको मतलब बच्चों को एक एक्टिविटी दी गई है, कोई चीज़ को छू कर सूंघ कर ऐसे वो बताना है, चख कर बताना है। यहाँ से फिर से आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि देखिए कौन कितनी दूर तक देख सकता है। तो एक कागज़ पर कुछ नाम लिखिए, उसे दीवार पर टांग कर देखिए और दूर तक देखिए कि आप कितनी दूर तक साफ देख सकते हैं। बच्चों का है, आपके काम का नहीं है। आपके काम की यहाँ से स्टार्ट हो गई है कि मक्खी मच्छर की आंखें विशेष प्रकार से बनी होती हैं। ये हिलती हुई चीज़ों को देखकर तुरंत उड़ जाते हैं। इनमें आंखें मानव व जंतुओं की आंखों से भिन्न होती हैं। हमें पीछे की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ता है, लेकिन मक्खी की आंख कुछ इस प्रकार की होती है कि वे सभी दिशाओं में देख पाती हैं, तभी तो हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। अब देखिए यहाँ से तीसरा क्वेश्चन अपना पुटअप हो गया कि जो विशेष प्रकार की आंखें होती है वो किस में पाई जाती हैं, वो मक्खी में पाई जाती है, मच्छर में पाई जाती हैं। ये क्या करते हैं, बिना पीछे मुड़े भी चारों तरफ देख सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि बिना पीछे मुड़े पीछे देख सकते हैं कौन, ऑप्शन देंगे तो कौन है, मक्खी और मच्छर जो है वो बिना पीछे मुड़े भी चारों तरफ देख सकते हैं। आप यहाँ पर फोटोज देख रहे होंगे, इनकी आंखें कैसी होती हैं, 360 डिग्री पूरा कवर करती हैं इनकी आंखें। तो इनकी आंखें जो होती हैं ना वो बीच में होते हैं मस्तिष्क के, वो 360 डिग्री का पूरा चारों तरफ वो देखने में सक्षम होती हैं। तो इसीलिए अपन इनको नहीं पकड़ पाते हैं। आगे देखिए कि राजू के घर के सामने से तेज आवाज में गाने बजाते हुए बैंड बाजे वाले निकले रहे थे। यह देखकर उसने अपने कानों में उंगली लगा ली, क्योंकि आवाज बहुत तेज थी। आवाज बहुत तेज थी भाई, इसीलिए उसने अपने कानों में उंगली लगा ली। तो आगे देखिए, मुनिया ने पूछा क्या हुआ? राजू ने कहा बहुत शोर हो रहा है। मुनिया ने पूछा यह शोर क्या होता है? राजू ने कहा जब हमारी सुनने की क्षमता से तेज ध्वनि हमें सुनाई दे तो आवाज को शोर कहते हैं। तो शोर क्या है? अपनी सुनने की क्षमता से जब ज्यादा अपने को ध्वनि सुनाई देती है तो उसको अपन कहते हैं शोर। ओके, आगे देखिए, आपने देखा होगा कि कुत्ता हल्की सी आहट पर चौकन्ना हो जाता है। अलग अलग प्रकार के जीवों में सुनने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कुत्ता हल्की सी आहट पर चौकन्ना हो जाता है ना, उसको पता चल जाता है कोई आ रहा है तो वो पहले ही चौंक जाता है। तो कुत्ते की जो सुनने की क्षमता होती है वो मनुष्य से कहीं ज्यादा होती है, इसीलिए वो चौकन्ना हो जाता है। कुत्ते की सुनने की और सूंघने की क्षमता अत्यधिक है। चमगादड़ है, उनकी रात में देखने की क्षमता है। और जो मक्खी मच्छर है उनकी बिना पीछे मुड़े ही चारों तरफ देखने की क्षमता होती है। ये अपने क्षमताएं बताई गई हैं विभिन्न जानवरों की। आगे देखिए कि विभिन्न प्रकार के जंतु आप देखते हो किसी किसी मौसम में ये दिखाई भी नहीं देते हैं। ये एक तालिका के थ्रू बच्चों से पूछा गया है कि किस मौसम में कौन सा जीव दिखाई देता है। तो छिपकली है, वो अपने को सर्दियों में तो दिखती नहीं है, गर्मी में दिखती है, वर्षा में दिखती है। सांप है, अपने को बारिश में दिखते हैं। मेंढक है, वो भी बारिश में दिखते हैं। देखिए बच्चों की एक्टिविटी आपके काम की नहीं है। आगे है कि मुनिया जो है वो राजू से पूछती है राजू भैया क्या मैं भी मछली की तरह पानी में रह सकती हूँ और चिड़िया की तरह उड़ सकती हूँ? तो जो राजू है वो क्या कहता है, मुनिया सभी जीव जंतुओं की अपनी विशेषताएं होती हैं। मनुष्य, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम स्थलीय जीव हैं, पानी में नहीं रह सकते। आगे देखिए, चींटियों का नगर। चींटियों के नगर के बारे में क्या क्या यहाँ पर इसमें बताया गया है कि मुनिया के घर के एक कोने में चींटियों का दर या घर बना हुआ था। चींटियां उसमें लाइन से प्रवेश कर रही थी। ऐसे ही बगीचे में गमले के नीचे बहुत सारी चींटियां चलती हुई दिखाई दे रही थी। वहां थोड़ी नम जमीन थी। जब गमले को हटाया गया तो चींटियां अपने अपने अंडों को लेकर जाने लगी। मुनिया की मां ने बताया कि चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती हैं, जिससे पीछे पीछे आने वाली चींटियां रास्ता पहचान पाती हैं। जब चींटियां काटती हैं तब ये उस विषैले पदार्थ को हमारे शरीर में छोड़ देती हैं, जिससे हमें दर्द होता है। चींटियां झुंड में रहती हैं, इनकी अपनी दुनिया होती है। चींटियां मिट्टी के अंदर, पेड़ के तनों में, घरों के अंदर सुरक्षित स्थान पर अपना घर बनाती हैं। चींटियों के बारे में पूरा बताया गया है। चींटियां कैसी हैं? सामाजिक प्राणी हैं, समूह में रहती हैं और ये चलती हैं तो ये एक लाइन से कैसे चल पाती, कैसे एक चींटी दूसरी चींटी को पहचान लेती है और एक लाइन में चलती हैं? क्योंकि ये अपने एक विशेष पदार्थ छोड़ती हैं जिसको अपन फॉर्मिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटियां अपने छोड़ती हुई चलती हैं, जिसके कारण जो दूसरी चींटी है वो उसको पहचान लेती है कि पहली चींटी कहाँ से गई है और उसी अनुसार वो उस रास्ते को फॉलो करती हैं और एक लाइन में चलती हैं। तो फॉर्मिक एसिड जब वो अपने को बाइट करती हैं तब भी वो अपने अंदर इंजेक्ट करती हैं फॉर्मिक एसिड, जिससे हमारे शरीर में दर्द होता है उसके विष से, फॉर्मिक एसिड के विष से। ओके, तो चींटियां झुंड में रहती हैं और ये क्या मिट्टी के अंदर, पेड़ के तनों में, घरों के अंदर सुरक्षित स्थान पर अपना घर बनाती हैं, वहां पर अपने अंडे देती हैं। चींटियां भी अपनी प्रजाति के अनुसार 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें बताया गया है चींटियों के 3, उनके कार्य के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। एक तो रानी चींटी जो अंडे देने का काम करती है, एक श्रमिक चींटी होती है जो अंडों की देखभाल करती है,
तीसरी होती है सैनिक चींटी जो अंडों की रक्षा भी करती है और घर की सुरक्षा भी करती है। ये 3 टाइप अपने को चींटियों के बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपके बस इतना ही याद रखना है कि चींटियां क्या है, सामाजिक हैं, झुंड में रहती हैं और क्या करती हैं, फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं, जिसके कारण वो एक लाइन से चलते हैं। अपने को काटती हैं तब वो फॉर्मिक एसिड को ही अपने अंदर इंजेक्ट करती है, जिससे अपने को दर्द होता है। आगे देखिए, मुनिया अपनी माँ को बता रही थी कि पड़ोस में रहने वाली दादी अम्मा बगीचे में चींटियों के घरों में आटा का कसार डालती है। वह ऐसा क्यों करती है? माँ ने बताया कि कई लोग चींटियों को घी, चीनी, आटा मिलाकर डालते हैं। वे चींटियों को भोजन देने का काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। अब देखिए, ये आपकी जनरल सी बात है, कोई इसमें से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पशु पक्षियों में भी देखने, सुनने, सूंघने, बोलने और महसूस करने की शक्ति होती है। चील, बाज और गिद्ध जैसे कुछ पक्षी मीलों दूर के शिकार को देख सकते हैं और कुत्ते जैसे जानवर हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े गंध से भोजन आदि को पहचान लेते हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कि चील, बाज और गिद्ध मीलों तक भी दूर से अपने शिकार को देख लेते हैं और कुत्ते जो है वो हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेते हैं। पूछ लिया जाए कि मीलों तक देखने की क्षमता किसकी है, तो वो किसकी है? चील, बाज और गिद्ध की है। हल्की से हल्की आहट को सुनने की क्षमता किसकी होती है? तो वो अपने कुत्ते की होती है। ओके, इसी प्रकार से कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो भोजन आदि को पहचान लेते हैं दूर से भी। अब आगे देखिए कि अधिकांश पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। आपने देखा होगा जो पक्षी होता है उसके दोनों साइड में आंखें होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। इस कारण, क्योंकि दोनों साइड में होती है, बीच में उनकी चोंच आ जाती है, उसके दोनों साइड उनकी क्या होती है? आंखें होती हैं। इस कारण वो एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जिन पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। आंखों की पुतलियां पक्षियों की सबकी नहीं घूमती है, तो जिन पक्षियों की घूमती है वो तो बिना गर्दन घुमाए देख सकते हैं, लेकिन जिनकी नहीं घूमती वो क्या करते हैं? गर्दन को घुमाकर ही पीछे देखते हैं या आसपास देखते हैं। इसी तरह माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, रात में जो जानवर होते हैं वो हर चीज को किस रंग में देखते हैं? तो वो सिर्फ 2 रंगों में देखते हैं, सफेद और काले में। और दिन में जो होते हैं वो कुछ रंगों में पहचान पाते हैं, सबको तो वो भी नहीं देख सकते। आगे देखिए, ये पता कीजिए, बच्चों की एक्टिविटी आपके काम की नहीं है। इसमें भी अलग अलग बच्चे मतलब आवाज़ निकालिए, पहचानिए कौन सी पक्षी की है, ये आपके काम की नहीं है। चैप्टर अपना खत्म है। यहाँ पर हमने क्या सीखा वो देख लेते हैं। कि हमने देखा कि जीव जंतुओं की सूंघने, देखने, सुनने आदि की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। चमगादड़ जो है वो रात्रि में प्रतिध्वनि के सहारे उड़ता है। हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। हमें जीव जंतुओं के लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये अपने दोनों चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे अपना पार्ट 9, कहाँ कहाँ से पानी, क्योंकि अपना जल संसाधन का भी अपने टॉपिक दिया गया है रीड लेवल फर्स्ट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन ने पूरे जो 8 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।